मूवी सफर प्रेजेंटिंग वेस्पर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है जो कि एक डार्क एज है। धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर पेड़ पौधे और जानवरों का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका है। आज से कई सालों पहले वैज्ञानिकों ने एक डीएनए पर एक प्रयोग किया था, जिसकी वजह से धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल गया, जिसकी वजह से धरती पर वायरस फैल गया, जिसकी वजह से खाने वाले पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी धरती से पूरी तरह से खत्म हो गई। और अब धरती पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो इंसानों पर हमला भी करते हैं, और जानवर भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। इंसान अपने आप को इन सब से बचा के रखते हैं। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है सिटाडेल। सिटाडेल में वो लोग रहते हैं जो बहुत अमीर हैं। उन लोगों की ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है, और इनके शहर के बाहर जो भी सर्वाइवर्स रहते हैं वो उन्हें सीड्स यानी कि बीज देते हैं, और उन बीजों को उगाया नहीं जा सकता। और ऐसा वो जानबूझकर करते हैं, क्योंकि इन बीजों के बदले बाहर रहने वाले सर्वाइवर्स को अपना खून देना पड़ता है। और वहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वेस्पर है। ये बहुत ही स्मार्ट होती है। ये अपने पिता के लिए और अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है, और साथ ही वो अलग अलग तरह के सीड्स भी ढूंढती है। वो एक पुरानी लैब में जाती है जहाँ वो सीड्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट्स करती है, क्योंकि उसे बायोलॉजी की भी थोड़ी बहुत जानकारी है। इसीलिए वो अलग अलग तरह के प्लांट्स बनाना चाहती है। और जब वो वेस्पर अपने घर आती है तो वो देखती है उसके घर में किसी ने चोरी की है। दरअसल उसके पिता काफ़ी ज़्यादा बीमार है और पैरालाइज्ड हैं। ना वो चल सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, और एक मशीन के जरिए उसने अपने पिता को जिंदा रखा है। और अब चोरी करने वाला यहाँ का जनरेटर भी खराब करके चला गया, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाना होगा, तभी वो अपने पिता को बचा सकती है। फिर वो अपने पिता के भाई जोनस के पास जाती है, जो कि उसके अंकल हैं। दरअसल वो सिटाडेल के लोगों के लिए काम करता है। उसके कई बच्चे हैं जिसका खून निकाल कर वो सिटाडेल के लोगों के पास बेचता है, जिसके बदले में उसे सीड्स मिलते हैं। और अब वेस्पर अपने अंकल के पास जाकर सब कुछ बताती है, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हें वो बैक्टीरिया दे दूंगा जिससे तुम अपना जनरेटर ठीक कर सकती हो, और इसके बदले में तुम्हें मुझको अपना खून देना होगा। वेस्पर मान जाती है। वो अपने अंकल को अपना खून दे देती है। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद आना होगा, मेरे पास अभी बैक्टीरिया नहीं है। हालांकि वेस्पर अपने अंकल का विरोध भी करती है, लेकिन उसके अंकल उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद वेस्पर एक बार फिर से अपने अंकल के घर चुपचाप चली जाती है, जहां उसे बैक्टीरिया मिल जाता है। वहां पर उसे कुछ सीड्स भी मिलते हैं। वो उन सीड्स को लेकर वहां से निकल जाती है। दरअसल उस सीड्स को सिटाडेल के लोगों ने बनाया है, जो कि लॉक्ड हैं। सिटाडेल्स के लोग ही इस सीड से पौधे उगा सकते हैं, और कोई भी उनसे पौधे उगा नहीं सकता। और फिर वेस्पर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वो जनरेटर को ठीक करती है। इसके बाद सीड्स पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। दरअसल वो किसी भी तरह से इन सीड्स से पौधों को उगाना चाहती है, और उसे ये उम्मीद होती है कि एक दिन वो भी अपने पिता के साथ सिटाडेल्स जाएगी, जहां वो उसका इलाज करवा सके। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। दरअसल उसके पिता ड्रोन्स के जरिए उससे हर समय बातें किया करते हैं, और वो ड्रोन हर समय वेस्पर के साथ ही चलता है। वेस्पर को इस बात से बहुत दुख होता है, इसलिए वो घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक जख्मी लड़की दिखती है जिसका नाम कमेला है। पेड़ पौधे उसका खून चूस रहे होते हैं। वो उसकी जान बचाकर उसे घर ले आती है। कमेला को जब होश आता है तब वो बताती है कि वो सिटाडेल से है। उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया था, जिसमें उसके पिता भी हैं, और वो अपने पिता को ढूंढना चाहती है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें सिटाडेल्स में रहने की जगह दूंगी। वेस्पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर कमेले को पता चलता है कि वेस्पर के पिता कभी वो सिटाडेल के आर्मी में थे, और जब वो जख्मी हो गए तो सिटाडेल्स के लोगों ने उसे ड्रोन के साथ ही उसे सिटाडेल्स के बाहर निकाल दिया, जिसके जरिए वो अपनी बेटी से बात करता है। आज उसकी जो भी हालत है
उसके पीछे सिटाडेल्स के लोगों का ही हाथ है और वो कैमेलिया के पिता को जंगल में ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद उसे उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन वो उसका डोर नहीं खोल पाती। तभी वहाँ उसके अंकल जोनस आ जाते हैं, जो कि एक बुरे इंसान है, और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चला। वो उसका डोर खोलते हैं, जिसके अंदर कैमेलिया के पिता जख्मी हालत में थे, और वो कैमेलिया के पिता को मार देते हैं। क्योंकि सिटाडेल्स के लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते, इसलिए वो उनसे नफरत करते हैं। यहाँ पर उन्हें एक कैमेलिया का कपड़ा भी मिलता है, और अब वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर एक और लड़की थी, और अब वो उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं, ताकि उस लड़की को सिटाडेल्स के लोगों को दे करके इम्प्रेस किया जा सके। वहीं वेस्पर को दिखाया जाता है कि वो घर वापस आ जाती है और वो अपने पिता को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये बात तुम कैमेलिया को मत बताना। हमें सिटाडेल्स के लोगों से कांटेक्ट करके ये बताना होगा कि उनका एक मेंबर यहाँ पर है, ताकि वो कैमेलिया को सुरक्षित वापस ले जा सकें। वो कैमेलिया को नहीं बताती कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, और वो कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे नहीं मिले। धीरे धीरे कैमेलिया के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, और कैमेलिया वेस्पर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वेस्पर उसे अपनी सीक्रेट लैब में भी ले जाती है, जहाँ उसने अलग अलग तरह के बीजों से अलग अलग तरह के पौधे उगाए होते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी खाने लायक नहीं होता। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। धीरे धीरे उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। एक दिन वेस्पर कैमेलिया को एक बुक दिखाती है, जिस पर कि जानवरों की फ़ोटो होती है। इन जानवरों को असल में उसने कभी नहीं देखा, लेकिन कैमेलिया ने देखा है, इसलिए वेस्पर को उन जानवरों के बारे में बताती है। वेस्पर कहती है अगर वहाँ सिटाडेल में इन जानवरों के लिए जगह है तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं। हम सिटाडेल्स में रहने के बदले उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। कैमेलिया उसे बताती है कि जो सिटाडेल्स के लोग हैं वहाँ पर जक्स को प्रोड्यूस करते हैं। जक्स वो इंसान होते हैं जिन्हें बनाया जाता है, जो उनके लिए गुलामी करते हैं। जक्स एक तरह से ह्यूमन होते हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया जाता है, जो सिटाडेल्स के लोगों के लिए गुलामी करते हैं और कभी भी उनका विरोध नहीं करते। इसलिए सिटाडेल्स के लोगों को अपनी गुलामी करवाने के लिए असली लोगों की जरूरत नहीं है। और अब किसी भी तरह से वेस्पर कैमेलिया को उसकी दुनिया में यानी सिटाडेल्स में वापस भेजना चाहती है, लेकिन उसके पास वहाँ के लोगों से संपर्क करने के लिए कोई भी ट्रांसमीटर नहीं है। लेकिन उसके अंकल जोनास के पास है, इसलिए वो ट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करने के लिए जोनास के घर जाती है। लेकिन उसके अंकल जोनास उसे देख लेते हैं और उसके ड्रोन्स में कुछ खराबी करके वहाँ से उसे भगा देते हैं। और जब वो रास्ते में होती है तब उसे पता चलता है कि उसके ड्रोन्स को जोनास ने खराब कर दिया है और उसका ड्रोन गिर जाता है। जब वो ड्रोन लेने के लिए वापस जाती है तो कुछ बच्चे जो कि जोनास के गुलाम है उस पर हमला कर देते हैं, उसके हाथ पर मोहर लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो भी अब जोनास की गुलाम है, जिससे वेस्पर पूरी तरह से टूट जाती है और वापस घर आकर के रोने लगती है। और कैमेलिया जो उससे प्यार करती है वो उसे संभालती है। वेस्पर को बुरा लगता है कि उसने कैमेलिया से झूठ कहा और अब वो कैमेलिया को एक नदी के किनारे ले जाती है जहाँ उसके पिता की डेड बॉडी होती है, जिससे कैमेलिया पूरी तरह से टूट जाती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसके रोने के अंदाज से वेस्पर जान जाती है ये कोई इंसान नहीं है। वेस्पर उसकी बैग पर एक निशान देखती है जो कि जक्स की बैग पर होता है, यानी कि वो लोग जिनको सिटाडेल्स के लोग अपनी गुलामी करने के लिए बनाते हैं। कैमेलिया एक आम जक्स नहीं थी, एक बहुत ही एडवांस जग थी जिसको कि कैमेलिया के पिता ने बनाया था। दरअसल इस तरह के जक्स बनाना एक कानूनी अपराध था, क्योंकि ऐसे जक्स उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। इसलिए सिटाडेल्स के लोगों ने कैमेलिया और उसके पिता को मौत की सजा दी। इसलिए कैमेलिया के पिता उसे लेकर के वहां से निकल गए और उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो गया। लेकिन वेस्पर को ये सच पता लगने के बाद बहुत गुस्सा आता है। अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, क्योंकि कैमेलिया ने उससे वादा किया था कि वो उसे सिटाडेल्स वापस ले जाएगी, और वो ये जानती है कि वो भी एक अपराधी है, क्योंकि सिटाडेल्स के लोग उसे मारना चाहते हैं। इसलिए वो वेस्पर को कभी वहां नहीं ले जा सकती।
वेस्पर अपने घर वापस आ जाती है और कैमेलिया को वहां से जाने के लिए कहती है। साथ ही वो अपने पिता को सारा सच बता देती है। वेस्पर के पिता कहते हैं कि कैमेलिया की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल उन्हें इसीलिए बनाया जाता है कि वो दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तब वेस्पर को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है। वो बाहर जाती है जहाँ पर कैमेलिया अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन उसे वेस्पर रोक लेती है। साथ ही वो उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे सेल्स से रिसर्च करूंगी ताकि मैं सीड्स को अनलॉक कर सकूं और तुम्हें भी ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी यूजफुल है। फिर वेस्पर उसके सेल्स से रिसर्च करना शुरू करती है, लेकिन उसके सेल्स भी लॉक्ड होते हैं। उन्हें अनलॉक करने की वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। यहाँ वेस्पर पूरी तरह से हताश हो चुकी है। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तभी कैमेलिया कहती है कि मेरे पिता ने कहा था कि मुझे तुम्हें किसी भी सिचुएशन में अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने में मदद करता है। इसके बाद वो अपने पिता की धुन को बजाना शुरू करती है। इसके बाद उसके सेल के आसपास जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आप अनलॉक हो जाता है और इस बैक्टीरिया को अनलॉक करने के लिए इस धुन के साथ उनको जोड़ा हुआ था। ये देखकर वेस्पर बहुत खुश हो जाती है। ये बात उसकी समझ में आ जाती है कि कैसे उन बीजों को अनलॉक किया जा सकता है। उसे ये भी मालूम हो जाता है कि ये वो बैक्टीरिया है जो उनको ग्रो नहीं होने देता। इसके बाद वो लैब में जाती है और उन बीजों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है और जल्द ही वो उन बीजों को अनलॉक कर देती है और वो पाती है कि इन बीजों के जरिए अब धरती पर फसल उगाई जा सकती है। वहीं घर पर दिखाया जाता है कि वेस्पर के अंकल जोनस सब उनके घर पर पहुंच जाते हैं। वो कैमेलिया को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है ये सिटाडेल कोई इंसान नहीं बल्कि एक जग है। वो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने लगते हैं। तभी वहां पर वेस्पर पहुंच जाती है। जोनस उस पर हमला करते हैं। जोनस अकेला होने की वजह से उन दोनों से जीत नहीं पाता और अब वेस्पर जोनस से एक सौदा करती है कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और इसके बदले में मैं तुम्हें वो बीज दूंगी, वो फार्मूला दूंगी जिससे तुम अपने लोगों का पेट भर सकते हो और फसल उगा सकते हो। जोनस इस डील्स को एक्सेप्ट करके वहां से चला जाता है, लेकिन उसने इन लोगों से झूठ कहा होता है। वहां से जाने के बाद वो ट्रांसमीटर्स के द्वारा सिटाडेल्स के लोगों से बताता है कि तुम्हारे यहाँ से जो जग भागी थी वो यहाँ पर है और वेस्पर के घर का पता भी बता देता है। वहीं वेस्पर ने उन बीजों को अनलॉक करने के लिए जो केमिकल बनाया होता है उसे कुछ बीजों के ऊपर डालती है जिससे बीज अनलॉक हो जाते हैं। तभी वेस्पर के घर के अंदर एक जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि सिटाडेल्स के लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि उनके घर में एक जग है और ये उनका हमला है। कैमेलिया कहती है कि वो अपने आप को सिटाडेल्स के लोगों को सौंप देगी, लेकिन वेस्पर के पिता कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को उन लोगों को सौंप भी दोगी तब भी वो वेस्पर के पीछे आएंगे। तुम दोनों के दोनों जंगल में चले जाओ और जब सिटाडेल्स के लोग यहाँ आएंगे तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे कोई नहीं है और वो दोनों उनकी बात मान जाते हैं। फिर वेस्पर और कैमेलिया दोनों जंगल को चले जाते हैं। इसके बाद सिटाडेल्स के सोल्जर्स आते हैं और सबसे पहले वेस्पर के अंकल जोनस के घर जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उन्हें पता होता है कि जोनस उनके खिलाफ है और इसके बाद वो सारे के सारे सोल्जर्स वहां आते हैं जहां वेस्पर के पिता हैं। वहां पर पहले ही वेस्पर के पिता ने ड्रोन को पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड पर लगा दिया है और जैसे ही सोल्जर्स वहां पर आते हैं एक ब्लास्ट हो जाता है जहां वेस्पर के पिता के साथ साथ बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। वहां से उठती हुई आग की लपटों से वेस्पर समझ जाती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। वो वापस जाना चाहती है लेकिन कैमेलिया उसे रोक देती है। अब जो सोल्जर्स बच गए होते हैं वो इनके पीछे आते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। पेड़ पौधे कई सोल्जर्स को मार देते हैं और ये उनके हथियार भी ले लेते हैं, लेकिन सोल्जर्स लगातार आते रहते हैं। फिर कैमेलिया वेस्पर से कहती है कि इनका आना नहीं रुकेगा जब तक ये मुझे अपने साथ नहीं ले जाते, इसलिए मुझे जाना होगा। हालांकि वेस्पर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी कैमेलिया वेस्पर को किस करती है और जिससे उसे नींद आ जाती है और वो उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जा करके उन सोल्जर्स के पास चली जाती है। सोल्जर्स कैमेलिया को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह वेस्पर की जब आँख खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो वहाँ से अपने घर जाती है जो पूरी तरह से राख में बदल गया था।
वो वहाँ पर कुछ सीड्स को प्लांट करती है जिनसे कि पेड़ पौधे उग सकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं जो जोनस के गुलाम थे, और चूंकि अब जोनस मारा जा चुका है इसलिए वो सब आज़ाद हो चुके हैं। वेस्पर उन सब को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पिलग्रिम्स का एक ग्रुप मिलता है। पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं जो हमेशा ही अपना चेहरा छिपा कर रखते हैं, शायद वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड। इनके साथ ही सभी आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पिलग्रिम्स ने एक बहुत बड़े टावर को बनाया होता है। वेस्पर उन टावर्स के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पास जो अनलॉक बीज होते हैं उन्हें वो हवा में उड़ा देती है, जिससे वो चारों तरफ फैल जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में धरती पर हर जगह उस तरह की फसलें उग जाएंगी जिसे इंसान खा सकते हैं, जिससे एक बार फिर से धरती पर जीवन पहले की तरह से हो जाएगा। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं ये फिल्म आपको पसंद आई होगी।